अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इन डेप्थ विद नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जो कुछ हो रहा है वो तो सब आपके सामने ही है। पिछले दिनों हमने ये देखा था कि जो पीटीआई के इस्तीफे थे और अब कल से अब तक उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो सिर्फ इतनी हुई है कि पीटीआई के जो मेंबरान थे वो असेंबलीज गए, उन्होंने स्पीकर साहब का वेट किया, लेकिन स्पीकर साहब का इसरार वही था कि जी एक एक करके आए, बारी बारी अपने अपने जो स्टेटमेंट्स हैं जो भी हैं इस्तीफे को लेकर दें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को खत लिखने की बात हुई, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जवाब आ गया कि जी अगर आप ये खत हमें लिखेंगे कि वो बारी बारी नहीं आ रहे या अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं करा रहे, वेरिफिकेशन नहीं दे रहे, तो वो ऐसा ही होगा कि जैसे आपने किसी गलत एड्रेस पे खत पोस्ट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद आज स्पीकर की जानिब से उनको खत लिख दिया गया। हमने पिछले दिनों देखा था जब ये सियासी बहरान आया था, ज्वाइंट सेशन हुआ था, तो पीपल्स पार्टी ने अगर हम इसको कहें कैटेगोरिकली कि हकीकतन पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन को रेस्क्यू किया था और पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हुए भी वहां पर पाए जा रहे थे कि इनके चेहरों पे दोबारा से, जो पीएमएलएन के लोग हैं उनके चेहरों पे दोबारा से वो खुशहाली और वो रौनक आ गई है जो कि कहीं गई भी थी। लेकिन आज हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी भी हमें काफी हद तक नाराज नजर आई। ओवरऑल अगर ना सही मुस्लिम लीग नून से, ना सही चौधरी निसार से सही, ओजीडीसीएल का जो मामला था उस पर उसकी प्राइवेटाइजेशन का उनके कुछ मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे जिसपे हुकूमत ने बड़ा एक रैपिड एक्शन लिया उनके खिलाफ, और उसके बाद आज खुर्शीद शाह साहब ने बाकायदा तौर पे ये मुतालबा किया कि अपोजिशन जो चौधरी निसार साहब हैं उनको हटाया जाए, और उन पर उन्होंने काफी उन पर तनकीद भी की। लेकिन जो यहाँ पे अलार्मिंग चीज थी वो ये थी कि ये मुत्तहिदा अपोजिशन ने तो उसका साथ दिया ही, जिसमें एएनपी भी थी, जिसमें जमात इस्लामी भी थी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, लेकिन जेयूआईएफ का भी उस पर स्टांस यही था, बावजूद इसके कि वो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। और भी कई डेवलपमेंट्स आज के हवाले से हुई है जो खास थी, वो तो एक ये गुल्लू भट्ट की भी थी। गुल्लू भट्ट को सजा हो गई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, वो कितना स्टे करेगी नहीं करेगी, वो अपील में जाएंगे, लेट्स सी कि क्या आता है। लेकिन उससे ज्यादा जो एक इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आई वो ये कि पीटीआई की जो वाहिद एक सियासी जमात जिसकी वो जो उसकी इत्तेहादी भी है, उसी को लेकर खान साहब आज उस पर भी गर्म हो गए और उनके खिलाफ भी, सिराजुल हक साहब के खिलाफ उन्होंने कुछ ट्वीट्स की। वो क्या की उस पर भी हम बात करेंगे, और ऐसा क्या हुआ कि उनको सिराजुल हक साहब में या जमात इस्लामी में भी आज बुराइयां नजर आनी शुरू हो गई। जो ऑनरेबल गेस्ट है उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ, फिर प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रही हैं रुबीना खालिद साहिबा हैं, सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया रुबीना आपके ज्वाइन करने का। नाज बलोच साहिबा पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर इंटीरियर, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच बलीगुर रहमान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। जान अचकजई साहब जेयूआईएल को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम जान अचकजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी बलीगुर रहमान साहब आपसे बात कर लेती हूँ, ये पीपल्स पार्टी जो आज हुआ है और अब बाकायदा तौर पे पीपल्स पार्टी ने अपने नाराजगी का इजहार भी किया, वॉकआउट भी किया, एवरीथिंग बाइकआउट भी किया, क्या पीएमएलएन राइट नाउ इस पोजीशन में है कि पीपल्स पार्टी की भी नाराजगी मोल ले ले, या वो क्रिटिसिज्म जो उन्होंने चौधरी निसार पे किया वो किस तरह से हैंडल करेगी पीएमएलएन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है कि असूल और नज़रियात जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। अगर बात हो कि आज हम कोई मुश्किल सूरत हाल में हैं या आसान सूरत हाल में हैं या मुल्क के क्या तकाजे हैं और उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग सूरत हाल हो, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी काम अगर हम चाहे सब लोगों की सपोर्ट भी है, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो कभी नहीं होना चाहिए। और अगर किसी की सपोर्ट भी नहीं है और हम कहें कि नहीं जी ये काम जरूर करना है, तो ऐसी बात नहीं, हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए और इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो अपोजिशन लीडर चौधरी जो अपोजिशन लीडर हैं हमारे खुर्शीद शाह साहब, उनका जो स्टेटमेंट आया जो उन्होंने चौधरी निसार साहब के बारे में किया, अब जो उन्होंने उनको हटाने का मुतालबा भी कर दिया, दीगर जमातें मुत्तहिद है, तो ये बात सही है या गलत है? इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज होगी चीजें? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज अगरचे सेनेट में भी जो पीपल्स पार्टी के अकाबरीन थे उन्होंने बहुत सख्त स्टैंड लिया इस वाक़े पर, और कौमी असम्बली में भी जो कल रात वहाँ पे लिया, फिर आज भी सेनेट में, और आज सुबह जब कौमी असम्बली का इजलास था तो मेरा ख्याल है कि उसकी कंटिन्यूटी थी। और थोड़ा सा मुझे ये भी लगा कि खुर्शीद शाह साहब पर्सनली भी शायद थोड़ा सा हर्ट हुए, क्योंकि वो अभी बात पहले इन्होंने वॉकआउट किया इस वाक़े पर जो कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते थे, टोकन वॉकआउट था, और जिस तरह नॉर्म है पार्लियामेंट का कि गवर्नमेंट बेंचेस से, ट्रेजरी बेंचेस से लोग जाते हैं, मना के ले आते हैं, वो गए और वो वापस आ गए हाल में।
اس کے بعد دوبارہ چودھری نثار صاحب خاص طور پہ اپنے چیمبر سے آئے ایک میٹنگ چھوڑ کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات کی گئی ہے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جواب دیا اور اس کا بتایا گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو، اور بتایا کہ ایڈمنسٹریٹولی کس طرح ہینڈل کیا گیا معاملہ، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور سارے ایڈریس کیا۔ اس کے بعد ابھی دوبارہ خورشید شاہ صاحب اپنی بات کر رہے تھے، چودھری نثار صاحب اتنے میں وہ اپنی بات ختم کر کے اسمبلی سے باہر جا رہے تھے، اور خورشید شاہ لیڈر آف دا اپوزیشن چاہتے تھے، اور رائٹلی سو، کہ ابھی انٹیریئر منسٹر کو کچھ دیر اور رکنا چاہیے، لیکن ان کی کچھ میٹنگ تھی، اور وہ میٹنگ تھوڑی دیر میں ختم کر کے پھر دوبارہ واپس ہاؤس میں آ گئے، اور پھر بہت دیر رہے ہاؤس میں۔ تو بہرحال احتجاج میں وہ ایلیمنٹ بھی ضرور ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ان کے سینٹیمنٹس تھے۔ ہو سکتا ہے کہ میں ٹریری بینچز میں بیٹھا ہوں تو مجھے لگ رہا ہو کہ یہ کچھ اوور ریئیکشن ہوا ہے ان کی طرف سے، اور یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو لگ رہا ہو کہ وہ بالکل یہ معاملہ ہے اتنا سنگین کہ اس پہ اتنا ریئیکٹ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، چودھری نثار کو اگر ہم لے کے بات کریں تو چودھری نثار پہ جو آج تنقید ہوئی ہے، وہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار صاحب تو آلریڈی نشانے پر ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں روبینہ صاحبہ سے بات کروں، ذرا وہ کلپ دیکھتے ہیں جو پچھلا کلپ تھا جس میں چودھری نثار صاحب پہ بڑی تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا، جب جوائنٹ سیشن یہ ہو رہا تھا انہی اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کی جانب سے بھی اور اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے بھی۔ اس وقت بھی کیا کہا گیا تھا، ذرا پہلے یہ دیکھیے گا۔ سارا ایوان ایک ہو کے آپ کے ساتھ کھڑا تھا، طریقہ یہ تھا کہ اس کو ڈیوائیڈ کرو، بالکل پرائم منسٹر کے ساتھ رائٹ پہ جو سیٹ ہے اپوزیشن کی اس کو ڈیوائیڈ کرو۔ آپ کے صفوں میں پورس کے ہاتھی ہے، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا میاں صاحب اس شخص کے اوپر، کم سے کم وہ جہاں آئیں اس ایوان میں کھڑے ہو کے وہ معافی مانگے، یہ کم سے کم ایک سزا ہونی چاہیے۔ ہم تو اور مطالبہ نہیں کرتے آپ سے، ابھی بھی گالیاں دے رہے ہیں، ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں آپ۔ یہ سیکھا ہے انہوں نے، ان کا ساتھ دے کے میں بات یہ سمجھتے ہیں یہ ڈر جانے والا نسل ہے، یہ وزیر اعظم کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں۔ لینڈ مافیا کی وکالت، لینڈ مافیا ایک آپ کا ہے، ایک ملک ریاض کا ہوگا۔ آپ دونوں پنڈی میں جو انتقال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے جب تک پپو پٹواری اور تحصیلدار جہانگیر نہ کریں کوئی انتقال کسی کا ہو نہیں سکتا، شریف آدمی کا۔ یہ پارلیمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو آپ کے وزراء کی باڈی لینگویج ہی بدل گئی، ان کی جانب سے آپ معذرتیں کب تک کرتے رہیں گے؟ میرے منہ پہ انہوں نے تھوکا ہے، لیکن یہ چاند پہ تھوکنے کے مترادف ہے۔ لیکن ایسے میں میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے حصہ جس کو آپ فوکس کر رہی ہیں آج کے پروگرام میں، یہ کچھ پرسنل نوعیت کی باتیں ہیں، اور اس میں اگرچہ یہ پارلیمنٹ میں کی گئیں لیکن پارلیمنٹ کے میں جب یہ بات ہوئی ہے تو اس میں پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو ذاتی بات کی، اور اس کی پھر باتیں یہ بہت آگے تک گئی تھیں، اس میں وضاحتیں بھی آئیں، اور وہ موقع آیا کہ اس کا دیکھیں جب پورے ایپیسوڈ میں خاموش بھی رکھا بڑی مشکل سے چودھری صاحب نے پھر اس پہ واقعی کہا کہ میرے پاس یہ میٹیریل ہے لیکن میں ابھی کوئی بات نہیں کرتا اور میں درگزر کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے بھی اس کو قبول کیا۔ لیکن جن کو قرار دے رہے تھے تو چودھری نثار صاحب سے ایشوز کیا ہے؟ میں آج کی ذرا بات کر لوں کہ آج جو اپوزیشن کا رد عمل تھا، یہاں پہ جو نثار صاحب نہیں ہے اس وقت اس پروگرام میں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم کسی ایک پرسنالٹی کو جو ہم دیکھیں بات پرسنالٹی کی نہیں ہے، بات اس تو پارٹی کے حوالے سے ہو رہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب خبر آئی ہے تو اس میں پارٹی میں پارٹی کی پالیسیوں پہ بات کریں۔ چلے میں پیپلز پارٹی پہ بات کر لیتی ہوں۔ میں چودھری نثار صاحب کے بارے میں ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اتحادی ہیں حکومتی، لیکن ایک حق رکھتے ہیں کہ ایک وزیر کی پرفارمنس کے بارے میں ایک رائے دیں۔ مولانا صاحب پہ حملہ ہوا، پاکستان کے ایک چھوٹی کے سیاستدان، اتنا بڑا واقعہ ہوا، انٹیریئر منسٹر کی حیثیت سے انہیں آنا چاہیے تھا، کنڈیم کرنا چاہیے تھا، ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ کون ہے ان کے جو ہے ہاتھ میں تقریباً پتہ نہیں 35 یا 25 ایجنسیاں ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے ایشوز ہو گئے، ریزرویشنز ہو گئے ان کو لے کر۔ ٹھیک ہے، میں ذرا آج کی بات بھی کر لوں کیونکہ جو اپوزیشن کا ایک متحدہ رد عمل آیا، اور اس پر وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو اس میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہی تھی کہ JUIF بھی اس کے ساتھ تھی، باوجود اس کے کہ حکومت کی اتحادی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جانب سنگھ صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں۔ روبینہ صاحبہ سے بات کرنے سے پہلے ذرا میں وہ باتیں کر لوں۔ خورشید شاہ کی جانب سے چودھری نثار کو ہٹانے کا مطالبہ بھی سامنے آیا، مظاہرین پر تشدد کے واقعے پہ چودھری نثار کو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ بھی کہہ رہے تھے خورشید شاہ صاحب۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان جیسے نااہل لوگوں کی وجہ سے وزیر اعظم کے مسائل ختم نہیں ہو رہے، مزدوروں کو کمزور نہ سمجھا جائے، مزدوروں کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کیا گیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔
OGTCL 135 अरब रुपए मुनाफे दे रही है, फिर इसकी निचकारी क्यों की जा रही है? फिर ये शिकवा ना किया जाए कि सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो गई हैं, ये एक वार्निंग भी जारी हो गई है और JUIF समेत अपोजिशन यहाँ पर मुत्तहिद है। रुबीना साहबा, क्या मसला चौधरी निसार से है, उनकी अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी से है, PMLN की पॉलिसी से है? इशू क्या है चौधरी निसार को लेकर? देखिए, चौधरी निसार के साथ तो ऐसा पर्सनली कोई इशू नहीं है। इशू जो है वो है मिनिस्ट्री के साथ, जो मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस है उसके साथ इशू है। वो अगर कोई और भी वजीर होते चौधरी निसार साहब की तरह और इसी तरह की उनकी परफॉर्मेंस होती तो शायद वो भी इसी तरह तनकीद का निशाना बनते जिस तरह के वो इस वक्त बन रहे हैं। इट इज़ नॉट पर्सनल, इट इज़ बेसिकली आप इसको समझ लें कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड है जी, जो जितनी तनकीद आ रही है। और देखा जाए तो जो आपको पता है रजा रबानी साहब तो और हमारी पार्टी भी है मजदूरों और गरीबों की पार्टी है, जहां मजदूर और गरीब का हक मारा जाएगा वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रह सकती। आप कहती हैं पर्सनल नहीं था, पोरस के हाथी करार दिया गया, उससे कहा गया कि देखिए आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं ना। अब वो जो चीज थी वो दैट वाज डिफरेंट, वो एक अलग चीज थी जो वहां पे हुई, उसको अलग कर नहीं सकती नहीं। देखिए, लेकिन आज की जो चीज है वो एक मजदूरों के खिलाफ जो पुलिस का तशद्दुद है उसके खिलाफ है। अब या तो हम फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं या फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप उसको अलग समझती हैं, देखिए हम उसको कंटिन्यूटी नहीं, आप उसकी कंटिन्यूटी चौधरी निसार निशाना बन रहे हैं। नहीं, चौधरी निसार इस दफा जो निशाना बन रहे हैं वो इस वजह से बन रहे हैं क्योंकि जो कल मजदूरों के साथ यहाँ हुआ OGTCL, जिसकी हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है क्योंकि एक मुनाफा बख्श इदारा है जो अरबों रुपए हुकूमत को कमा कर दे रहा है, उसकी प्राइवेटाइजेशन की पहले तो कोई तुक नहीं बनती। अगर करनी भी है तो उनको फिर एहतजाज का हक है, अगर वो एहतजाज का हक उनका है। देखिए आप उनको तो मतलब बेसिकली उनकी आर्ग्यूमेंट हमारी ये थी कि जब आप कादरी साहब को, इमरान खान साहब को इजाजत देते हैं, पिछले 3 महीने से वो यहाँ बैठे हैं और दिन रात यहाँ पे कभी जलसा, कभी जुलूस, कभी धरना की वायलेशन हो रही है, जो भी हो रहा है। अभी भी मैं जब वहां से आई तो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर कितना शोर है कि मेरे ख्याल में जो वहां रहते हैं उनका तो कोई हक नहीं है, मेरे ख्याल में उनके कोई राइट्स नहीं। शोर का मतलब ये कि धरना कामयाब नहीं, वो लाउड स्पीकर आप जितने भी लगा ले तो फिर कामयाब हो, चाहे 2 लोग भी ना हो, लाउड स्पीकर ऑन होते हैं उसमें बहुत। और उसके हवाले से मैं कहती चलूं कि मुहर्रम के अयाम है, बड़े तकद्दुस के दिन है और उसके अंदर जो जिस किस्म की वहां गुफ्तगू हो रही है मेरे ख्याल में इन 10 दिनों के लिए चले उनको। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। खत्म ये हुई कि नदिया, मतलब मैं कल से देख रही हूँ और मुझे बहुत अफसोस भी है कि हमारे जो रियल इशूज है, असल इशूज है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। जिस टीवी चैनल को आप लगा लें उसके ऊपर या रेजिग्नेशन चलता रहा कल सारा दिन कि रेजिग्नेशन हुआ या नहीं हुआ, जबकि 8 आपके जवान शहीद हो गए खैबर एजेंसी के अंदर, जहां उनकी रात गए नमाज जनाजा पढ़ाई गई। मैंने किसी टीवी चैनल पे आज नहीं देखा, सिर्फ एक हेडलाइन छोटी सी थी कि शहादतें हुई हैं 8 खैबर एजेंसी के अंदर। उनके ऊपर कोई प्रोग्राम, क्योंकि मैं देख रही थी हर टीवी चैनल पे उनकी तस्वीरें चल रही थी जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं या नहीं दिए हैं। नहीं, इस्तीफे तो नहीं, मेरी बात सुनो ना, नहीं कर रहा, ये तो वो एक अलग चीज है ना। लेकिन वो 8 जो आपके मुल्क के लिए कुर्बान हो गए उनकी बात किसने की? आप कर रही हैं, मैं आप कर रही हूँ, कर रही हैं, मैं इसलिए कर रही हूँ, भी दे रही हूँ कि नहीं आप नहीं, तो यही तो मैं आपको सबको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि इस वक्त आपकी जो है आपके अंदरूनी मसाइल इतने ज्यादा हैं, हमारे जो हैं बैरूनी खतरात इतने ज्यादा हैं। हमें इस वक्त एक जगह बैठ, ठीक है, अंदरूनी मसाइल पे हमें बात करनी है, लेकिन जो बैरूनी खतरात है उसमें हमारे वजीर आज़म बोल के नहीं दे रहे, तो हम तो फिर भी बोल रहे हैं। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लूं, जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं इस्तीफों की बात जरूर कर लूंगी कि भाई ये इस्तीफों का मौमा क्या है, या तो देने है तो दे, नहीं देने तो ना दे, लेकिन एटलीस्ट एक तरफ करते। सही कह रही है रुबीना साहबा कि इसको एक अजीब सा एक मौमा सा बना दिया है जो कि हल ही नहीं होकर दे रहा, और लग रहा है कि सारा के सारा इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला यही है कि PTI के इस्तीफे मंजूर होंगे या PTI के इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे। हुकूमत वक्त को किस चीज से डर है ये भी हमें पूछना है, लेकिन साथ ही हमें आज KPK असेंबली की भी बात करनी है कि वहां पर क्या हुआ। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे एक महज़ब माशरे की वो एक असेंबली है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, और वो जिस तरह से दस्तों गिरबान थे और जिस तरह गालियों का आजादाना इस्तेमाल हो रहा था, उसको देख के क्या कहा जाए सिवाय इसके कि हम खामोश रहें तो बेहतर है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और यहाँ पर जो बात हो रही है कि कौन किसको तनकीद का निशाना बना रहा है, क्या वजूहात है जिसकी बिना पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हमें इस पर भी बात करनी है जो इमरान खान साहब ने जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब को भी नहीं छोड़ा और उनको भी तनकीद का निशाना बनाया, बावजूद इसके कि वो एक वाहिद सियासी जमात है जो उनके साथ खड़ी है या उनके इत्तेहादी है। जाना चकजई साहब ने तो बता दिया काफी हद तक कि जी मौलाना साहब को क्या गुस्सा है और ये क्या नाराजगी है चौधरी निसार साहब से, क्योंकि वो चौधरी निसार साहब से नहीं है, बेसिकली उनकी मिनिस्ट्री, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से।
میں ناز اگر یہ بات کر لوں, اگر آپ اپنا انپٹ استعفوں کے حوالے سے جو بھی دینا چاہیں دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ, بٹ کے پی کے اسمبلی میں ہوا بیسیکلی کیا, اور وہ کیا ایسا وجوہات بنی جس کی بنا پر اتنی بڑی نوبت آئی اور آپس میں اس طرح سے لڑے ہیں؟ دیکھیں نادیہ بینگ اے وومن آئی وڈ ناٹ لائک ٹو یوز دا ورڈ, جو اگلی قسم کا الفاظ وہاں پہ استعمال ہوا تھا ہماری خواتین کے متعلق, جبکہ وہاں پہ لیڈر آف وہ کے پی کے اسمبلی میں تو نہیں ہوا تھا, وہ تو کوئٹہ کے جلسے میں مولانا صاحب نے. نہیں جی, یہاں پہ بھی ہوا ہے, یہاں پہ یہی چیز ہوئی ہے کہ ان کو لیڈر آف اپوزیشن کو جب کہا گیا اسپیکر صاحب نے کہ آپ گفتگو شروع کریں, اور انہوں نے شروع کرتے ہی گفتگو بجائے لا اینڈ آرڈر کی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے بہت ہی نازیبا اور غیر اخلاقی جملہ, جو کہ بینگ اے وومن مجھے میرا معاشرہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس جملے کو ایسے ٹیلی ویژن پہ بتاؤں جو کہ ایک فیملی چینل ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, اور بہت ہی ایک واہیات قسم کی زبان استعمال کی گئی, اور میرا خیال ہے اتنا سکھ ورڈ تھا کہ اگر میں وہ یہاں پہ یوز کروں تو دیکھنے والے تمام ویورز جو ہے وہ اس کے اوپر افسوس ہی کریں گے کہ ہمارے ملک میں اب یہ اسمبلیوں میں ایسی زبان استعمال ہوتی ہے خواتین کے متعلق. اور خواتین کون ہیں؟ یہ وہ خواتین, وہ ہماری مائیں, وہ بہنیں ہیں جو آج سے پہلے پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لیتی تھیں, اپنے گھروں میں خوش اچھی زندگیاں شاید گزار رہی تھیں اب چار دیواری کے اندر, لیکن ملک کے حالات اور ملک کے بگڑتے حالات نے ان کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ سڑکوں پہ آ کے اس احتجاج کا حصہ بن رہی ہیں اور نیا پاکستان چاہتی ہیں. تو یہ ایک نیا پاکستان کا جو خواب وہ لے کر باہر اگر نکل رہی ہیں, ایک لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, تو میرا خیال ہے کہ قوم کی مائیں بیٹیاں قوم کی عزت ہوتی ہیں, ان کے لیے ایسے سٹیٹمنٹس استعمال کر کے, اور پھر اس کے بعد دیکھیں, اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا جن کے ناموں کے ساتھ مولانا لکھا ہوتا ہے, مولوی صاحب لکھا ہوتا ہے, یہ احترام کے الفاظ ہوتے ہیں ہمارے لیے, ہم ان سے سیکھتے ہیں, اپنے دین کی باتیں سیکھتے ہیں. لیکن اگر خواتین کے لیے پھر اس قسم کے الفاظ اسمبلی میں کسے جائیں, اور وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے ریلیجسلی انکلائنڈ بھی آپ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں, اور ساتھ میں ایسے جملے کسیں گے, تو میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. کہنے والے کو سلپ آف ٹنگ ہی قرار دے دیجئے. نادیہ دیکھیے میری بہن ناز بلوچ صاحبہ, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں اخلاقیات کا درس دینا, ایسی پارٹی کی طرف سے جنہوں نے اس ملک میں گالی گلوچ کا کلچر انٹروڈیوس کرا ہے, جنہوں نے ٹویٹر کو جو ہے آپ نے ٹالرنس نہیں, اس کے باوجود کہ ان کے درنوں میں جو ہے خواتین کے ساتھ کیا کیا گیا, ان کے کپڑے پاڑے گئے. آپ نے غریدہ فاروقی کا انٹرویو سنا ہے, آپ نے دوسرے اینکرز خواتین کا ہوا ہے, جیو کے لیڈی رپورٹر کے ساتھ جو ہوا ہے, اب جو غلط ہے وہ غلط ہے. کیا خواتین ان کے حقوق نہیں ہے؟ کیا ان خواتین کے حقوق نہیں ہے جن کے کپڑے پاڑے گئے؟ یا تو آپ کہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ انڈیسنٹ نہیں ہوا ہے, یا غریدہ فاروقی جو بول رہی ہے, یا دوسرے لیڈی رپورٹرز بول رہی ہے, یا دوسرے اینکرز خواتین اینکرز جو ہرس کی گئی ہیں, جنہیں فزیکل سپیس وائلیٹ کیا گیا, یا تو آپ کہیں کہ وہ خواتین نہیں تھی, ان کے حقوق. اور پھر ہم ایک اسلامی معاشرے میں 18 اب مجھے بولنے دیں. آپ غلط بات کر رہے ہیں. یہ تو محنت کا حال ہے. آپ کیا بول رہے ہیں؟ خاتون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے مجھے خواتین کے کپڑے پھاڑے ہیں, آپ خواتین بیٹھی ہیں, آپ جملے دیکھیں آپ کے عورتوں کے لیے 16 سال کی بچیاں ان کے زبان سے عمران خان صاحب کے ساتھ شادی کی باتیں شرمناک ہے. یہ اسلامی ملک ہے, یا تو آپ کہیں کہ ہم جو بھی کہنا چاہتے ہیں یہ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا ہمارا پولیٹیکل کلچر چینج ہو رہا ہے, پولیٹیکل کلچر چینج ہو رہا ہے. یہ بتائیں گے کیا ہوتا ہے. 2 مہینے بتائیں گے میری پارٹی کی خواتین کے لیے آپ ایسی زبان یوز کریں گے. میں کنڈیم کرتا ہوں, اور عمران خان صاحب کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے جن خواتین کی بے حرمتی ہوئی ہے, جن کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا ہے, جو آپ کے نامنہاد حقوق ہیں خاموش ہے, میں ان کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. اچھا 1 منٹ رک جائے, پھر آپ اس ورڈ کو بھی اگر آپ انہیں لائسنس ہے ان کے جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ
जाने तक साहब एक सेकंड, नाज एक सेकंड, बलीगुर रहमान साहब हमारा दिस इज अनएथिकल। मैं उधर होती हूँ धरने में, खान साहब की बहनें धरने में होती हैं, हमने विमेन एनक्लोजर बनाया हुआ है। मैं इस किस्म की बात क्यों गरीदा फारूकी के साथ हुआ, दूसरे फोकस के साथ क्या हुआ? आपको आप क्या कह रही कि वो झूठ बोल रही, इससे बात तक कह रही है? आप माफी मांगिए, अगर आपको खवातीन का कोई एहसास है, से यू आर सॉरी। इमरान खान से माफी मांगनी चाहिए, इससे कहना चाहिए कि आई एम सॉरी। वो भी खातून है, उसका भी हक है, क्या उसका वो इक्वल राइट नहीं रखता? बात कर देते हैं, हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। हो रहा है कि खुद माँ बहनें बेटियां रखने वाले शख्स दूसरों के यहाँ पे जिस तरीके से खवातीन के बारे में जुमले उठा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दिस इज रियली शेमलेस। और उसको कंडेम में इतनी स्ट्रांगली करती हूँ बीइंग अ वुमन कि आपके घरों में भी माए बहन की ये शर्मनाक है, अनएक्सेप्टेबल। ये मुल्क है, आप इसको क्लब नहीं बना सकते, दैट इज अनएक्सेप्टेबल सिंपली। ये हमारी सिविलाइजेशन नहीं है, हमारी फैमिली वैल्यूज है, हम इस्लामी मुल्क है, इसको आप फिश नाज रुक जाइए। नाज आपका जो प्रोटेस्ट था वो एस्टैब्लिश हो गया, अब रुक जाए, आप भी प्लीज रुक जाइएगा। बलीगुर रहमान साहब, दिस इज नॉट कि आप खवातीन के लिए ऐसे और गरीदा को बुलाएं। मैं कहती हूँ गरीदा को अभी फोन पे ले, क्योंकि उन्होंने उसका नाम लेके कोर्ट किया उस बेचारी को, उन्होंने रिकॉर्ड कहा है, और इमरान खान को जरूरत नहीं हुई है कि उन्होंने कंडेम किया और माफी मांगी है। रोजाना हमारे साथ धरने आप माफी मांगिए उन पे, उनकी तरफ से। वो मेरे साथ रोज धरने में होती है गरीदा, आप कैसे बात कर रहे हैं? वो तो रोज हमारे साथ होती है, उनके कोई हकूक नहीं रोज धरने में होती है। ये कि आप जो है आप उनको कॉल करें। अच्छा नाज रुक जाए। नो द व्यूअर्स वांट क्लैरिटी। आप गरीदा को अभी कॉल पे लें, और जान अचकज़ई ने जो इल्जाम लगाया गरीदा को फोन पे बताया कि ये आपके लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, प्लीज छोड़ दे। हमारे हरासमेंट लॉ है, और मैं उन खवातीन से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पे खवातीन हरस होती हैं, दे आर साइलेंट, दे आर साइलेंट। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमें इससे कहीं आगे बात करनी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। इस्तीफों का मामला कितना आगे चलेगा? जब इलेक्शन कमीशन ने ये बात बोल दी कि जी अगर आप हमें खत लिखेंगे तो वो एक ऐसा खत होगा जो गलत एड्रेस पे आप मेल कर रहे हैं, उसके बावजूद स्पीकर साहब ने आज खत लिख दिया, क्यों? मैं आपको अर्ज करूं कि इस्तीफों का मामला कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि स्पीकर इस्टेब्लिश करें कि किसी प्रेशर के तहत तो कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। उसके लिए बड़ा वाज़ेह शुरू से ही स्पीकर साहब ने कहा कि इंडिविजुअली सारे मिलके बता दें, और आपको उनको डेट्स भी दी, बुलाया भी सही। और आप देखें कि पहले दिन जब जावेद हाशमी साहब आए, उन्होंने अपनी स्पीच के एंड में कहा कि मैं रिजाइन करता हूँ, दैट्स ऑल इट टुक, मैं रिजाइन करता हूँ, और उनकी इंडिविजुअल क्लैरिटी आ गई। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्पीच की। हर किसी को इंतजार था कि ये भी कह दें कि मेरा रिजाइन, क्योंकि स्पीकर साहब ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब तक आप इंटेंशन अपनी क्लियर नहीं करेंगे आपके इस्तीफे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो खैर शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्पीच के एंड तक, आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप निकालें, इस तरह की कोई बात नहीं की। स्पीकर साहब ने उनको रिमाइंड कराया कि जावेद हाशमी साहब, अब हम सब पार्लियामेंटेरियंस बीच में थे, देख रहे थे, तो उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब इस्तीफों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसके लिए मैं फिर अलग से आपको मिलूंगा। उन्होंने अपने चैम्बर में भी बुलाया, ठीक है ना जी? चलिए ठीक है, अब बात ये है, अब बॉल है इनके कोर्ट में। ये इन्होंने इशू बनाया है कि हमने किसी को अकेले नहीं जाने देना। कमीशन ने जब ये बात हुई कि इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये खत अगर आप भेजेंगे तो ये ऐसे ही होगा कि आपने गलत एड्रेस पे मेल कर दिया, तो फिर आज क्यों लिखा गया? ये टाइम बाइंग हो रहा है और क्या हो रहा है? मुझे ये तो खैर नेशनल असेंबली जो सेक्रेटेरिएट है वो गवर्नमेंट से अलग काम करता है और स्पीकर अलग काम करते हैं, हमें नहीं पता कि भी, और मैं अखबार नहीं देख सका था या आज का टीवी प्रोग्राम नहीं देखा, ना डायरेक्टली मेरी उनसे भी मुलाकात हुई कि आज के खत में क्या मुदरजात थे और क्या भेजा गया। लेकिन मैं आपको वैसे स्टेटस उनका बता रहा हूँ कि, और पार्लियामेंट का बता रहा हूँ कि बड़ा क्लैरिटी है कि अगर इनके इस्तीफे ये जो देना चाहें चले जाएं, उनका फौरन कबूल हो जाएगा। अच्छा, वो जाते नहीं है, वो कहते हैं हम इकट्ठे जाएंगे, एक दूसरे अंडर प्रेशर करके जाएंगे, इकट्ठे लेके जाएंगे, अकेले किसी को जाने नहीं देना। अगर आप इनकी बात से अग्री करती हैं कि दिस इज द प्रोसेस, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जी मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं फौरी तौर पे इस्तीफे कबूल कर लेता। दूसरी तरफ खुशीशा साहब भी कह चुके हैं कि इससे कोई बुरान नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है, इज दिस समथिंग बिटवीन द PML एंड PTI डील है? किसी बहरान का PMLN को डर है, खौफ क्या है? नहीं, देखिए डील तो कोई भी नहीं है। बेसिकली इनके काफी मेंबर्स जो हैं, आधे या आधे से कुछ थोड़े कम जो हैं, वो इंडिकेटर्स दे चुके हैं, बात कर चुके हैं, दे डोंट वांट टू रिजाइन। अब ये है कि वो बेसिकली बात ये है कि अगर कल मैं देख रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब का
जो वो कह रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही है और उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। चले एक सेकंड के लिए, फॉर अ सेकंड लेट्स बाय हिज स्टोरी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को तो कोई नहीं खरीद सकता ना। व्हाई डजंट शाह महमूद कुरैशी साहब गो अलोन? अंदर चले जाए, जाके दे आए, वो एक पहला कदम लें, पीछे सारे चले जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब पे तो एतबार है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब तो नहीं बिकेंगे ना। तो शाह महमूद कुरैशी साहब वो पहला स्टेप क्यों नहीं लेते, अंदर क्यों नहीं चले जाते? और वो बड़ा देखें, इब्हाम तो खुद इन्होंने पैदा किया जिस दिन ये तकरीर की, 1.5 घंटे की तकरीर की। उसके बाद स्पीकर साहब ने, जिस तरह वलीद साहब ने कहा, स्पीकर साहब ने कहा कि आप मुझसे मेरे चैम्बर में मिले। अब वो नहीं मिल रहा है तो स्पीकर साहब उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट देखिए, कर अब बिलावल देखिए, भुट्टो तो कहते हैं कि कर मैं नहीं इनकी सकते जगह ना, होता देखिए, तो- कर नहीं अभी सकते, कोर्ट की वो- डायरेक्शंस हैं कि नहीं कर सकते वो। जब तक ये मामला ऐसी है, वो आएंगे नहीं और वो देखिए ना, भेजेंगे नहीं। इस्तीफों में कुछ तो टेक्निकल फ्लॉज हैं और बाकी इस्तीफों में भी ये बात इंटेंशन क्लियर सुने। नहीं है कि अंडर प्रेशर तो नहीं दिखेगा। मैं स्पीकर साहब की पोजीशन, अगर जो नहीं देना चाह रहा वो मीडिया पे आके बोल दे कि जी हम नहीं देना चाह रहे। देखिए स्पीकर साहब की पोजीशन भी ये देखें कि अगर क्वाइट पॉसिबल कि उनको इनडायरेक्ट चैनल से कुछ लोगों ने अप्रोच किया हो कि हम नहीं, हमें अलग से बुलाएं आप। तो नाम मेरी बात दे देना, समझ रहे हैं ना? किसका डर है? नहीं, देखिए, स्पीकर साहब आज सामने आज नाम दे नहीं, इस तरह तो नाम लेके तो उनको क्या एक्सपोज करना है? उसमें एक्सपोज तो आज नहीं तो कल होंगे ना। उसमें बात है कि एक्सपोज तो आज नहीं तो कल होंगे। अप्रोच अगर लेकिन किया ये भी मैं आपको होता कह रही तो हूँ कि बाद जो- में किया होता तो पहले दिन से उन्होंने पोजीशन क्लियर कर दी थी। देखिए, आप मुझे बताएं कि आपने, लेकिन हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू? नहीं, मुझे- जब तक ये मामला चलता रहेगा नादिया, एक कि मिनट। ये 1 बाय 1 जाएंगे नहीं, आप 1 by 1 नादिया, एक मिनट, जब मुझे तक बताएं। जाएगी नहीं ये मेंबर रहेंगे। नादिया, एक और ये मिनट। मामला इसी तरह चलता नहीं, रहेगा। इसमें ये मामला तो ये चला रहे हैं, तो वो तो उन्होंने अभी तो यही रखा हुआ है कि भी आप 1 by 1 आए। वैसे मैं आपको बताऊं नादिया, 1 सेकंड लगेगा, उसमें कोई दूसरी बात। मुझे बताएं अंदर जाके इस्तीफा देने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। उसमें स्पीकर साहब ऐसे कौन से सब्ज बाग उनको दिखा देंगे कि वो अंदर जाके बिल्कुल बदल जाएंगे? ये इतना यकीन इनको अपने जब मेंबर्स पे नहीं है कि वो 2 मिनट में आपका मेंबर बिक सकता है, तो फिर उस मेंबर को आप वैसे ही फारिग करें। कुछ कहना? ब्रेक ले लो। बहुत कुछ मेरा ख्याल है इन्होंने जितना कह दिया है, शायद इनके पास पीटीआई के तमाम मेंबर 25 मेंबरान आधे मेंबर होते हैं, 34 में से 25 तो फिर अंदर अकेले क्यों नहीं गए? तो आधे असल थे। में नहीं अच्छा, देना चाहते हैं, दूसरी इससे बात genuinely is a दूसरी stunt बात करना ये है, चाहते हैं। देखें आप देखें, देखें जान साहब, आप तो ना बोले, 1.5 वजारतें लेने से पहले आप लोग कुछ बोलते थे, आप भी कुछ बोलते हैं, वज़ीर आप आज़म ना बनने बोले। के लिए अच्छा, मैं आए हैं। ब्रेक ले लेती हूँ, मैं ब्रेक ले सेक्रेटरी का काम करने के लिए तो मुझे नहीं ये आए। बताएं, आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर 64 इमरान खान बनना चाहते हैं। हाँ जी, इमरान खान को बनना भी चाहिए। आर्टिकल 64 आपको क्लियरली वाज़े तौर पे डिफाइन करता है। जी हाँ, बिल्कुल, सारे 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 लोग जितने भी। अच्छा, मैं आर्टिकल 64 की बात करती हूँ, मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लूँ ना, वापस आऊंगी, आपसे शुरू करूंगी। ब्रेक ले लीजिए। यही से करते हैं, मुख्तसर ब्रेक, वापस आते हैं। जी नसीब, वेलकम बैक टू द शो। यहाँ पे जो बात हो रही है, तो जो इस्तीफे का मामला है उस पर तो मैं नाज से बात करूंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक और कंट्रोवर्सी भी, उसको कंट्रोवर्सी ही कहा जाएगा कि वो भी काफी हद तक जनरेट हुई, ऑल्दो कि उस पर कोशिश की गई है उसको कवर अप करने की। जो बात हम शुरू में भी कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने अपनी ही इत्तेहादी जमात के सरबराह को भी नहीं छोड़ा, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहते हैं वो? उन्होंने कहा कि सिराजुल हक रिवायती तौर पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ नैब के केसेस आसानी से भूल गए हैं। जमात इस्लामी विकेट की दोनों जानिब खेलना बंद कर दे। जमात इस्लामी अगर इस्लामी कानून लाना चाहती है तो तहरीक इंसाफ का साथ दे। इतना तो साथ, इसमें सिर्फ एक इतना तो साथ दे रही है जमात इस्लामी। इसमें मुझे बताइए कि कौन सी बात गलत है या कौन सी बात कोई जो है, यानी आप ही मानती हैं और आप इसको इंडोर्स कर रही हैं कि जमात इस्लामी विकेट की दोनों तरफ खेल रही है, इनकी भी साथ है और आपकी भी साथ है। सेकंड देखें, आप कह देना। नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये तो जाहिर बात है, जब क्वेश्चन एंड आंसर टॉक शोज में, प्रोग्राम्स में खान साहब से किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि इस वक्त इस पार्टी की क्या पोजीशन है, इस पार्टी की क्या पोजीशन है, तो खान साहब ने वाज़ेह तौर पे ये बात कही कि जी अगर आपने हक और सच की और इंसाफ की बात करना है, और चूंकि जो सियासी मजहबी जमातें हैं उनके ऊपर अवाम ज्यादा ट्रस्ट करती है, और अवाम डेफिनेटली बीइंग एन इस्लामिक कंट्री, हम ये चाहते हैं कि जो सियासी, जो हमारी दीनी जमातें हैं वो भी अपना किरदार अदा करें पाकिस्तान को उस टर्मोइल से बाहर निकालने के लिए। तो सिंस जमात इस्लामी एक इस्लामिक रिलीजियस पार्टी है, हम उनसे यही तवक्को और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे साथ इंसाफ के मैं इसमें आपको 2 पॉइंट्स सिर्फ बताना चाहूंगा मुख्तसरन। एक बात तो ये कि मालूम ऐसे होता है कि जैसे ताहिरुल कादरी साहब साथ छोड़ गए धरने में, अकेला इमरान खान साहब को छोड़ गए, सिराजुल हक साहब और जमात इस्लामी इनकी एक एलाइड पार्टी है और खैबर पख्तूनख्वा में
ان کے ساتھ مل کے ہی حکومت کر رہے ہیں اور آگے بڑھ سک رہے ہیں. تو اب ان کی طرف سے بھی ان کو وہ تعاون نہیں مل رہا جو شاید یہ توقع کرتے تھے, تو یہ اب ایک تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو میں جب بھی دیکھتا ہوں اپنی ہر مثال میں, اپنی ہر ایکشن میں, مجھے ان کے اندر ایک کرکٹر نظر آتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی کرکٹ کے موڈ سے باہر نکل نہیں سکے اپنی پوری زندگی میں. ان کی اوور ویلمنگلی جتنی بھی مثالیں ہیں, جتنا بھی ان کا طرز عمل ہے, اور آپ دیکھیں کہ کرکٹر میں بھی آپ کو دو قسم کے کرکٹر نظر آئیں گے. ایک وہ کرکٹر ہوگا جو آخر تک فائٹ کرتا ہے اور امپائر کی طرف دیکھتا رہتا ہے, جب تک انگلی نہیں اٹھتی وہ کہتا ہے میں نے فائٹ کرنا ہے. یہی چیز مجھے عمران خان صاحب میں نظر آ رہی ہے کہ وہ امپائر کسی تھرڈ امپائر کی, اب دیکھیں پالیٹکس میں تھرڈ امپائر نہیں ہوتا, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ تھرڈ امپائر جو ہے نا وہ میری اس کی وجہ سے آئے گا. اور کرکٹرز کی ایک اور بریڈ تھی جو بڑی ریئر ہو گئی ہے, وہ بریڈ وہ تھی کہ جب وہ امپائر کی ابھی انگلی بھی نہیں اٹھتی تھی, اینڈ اف دے نیو کہ دے آر آؤٹ, دے وڈ لیو دا کریز اینڈ جسٹ واک اوے, اور وہ بڑی ویل ریسپیکٹڈ ایک کلاس تھی. بہرحال تو یہ ہر چیز میں, اب دیکھیں سراج الحق صاحب کے پاس ساتھ ایک سمپل بیان ہے, وہ بھی کرکٹ کے پیرائے میں, اور کبھی ایک بال سے 2 وکٹیں, کبھی 3 وکٹوں کی باتیں, اور ہر روز آپ ہر چیز جو ہے نا, ہر بیان کرکٹ کے پیرائے میں دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر ایک کرکٹر ڈومینیٹ کر رہا ہے, اور وہ اس کرکٹ موڈ سے باہر نہیں آ سکتا. Teaching Imran Khan cricket is just like teaching Newton the law of gravity. وہ تو میں نہیں جانتا کرکٹ کی, میں ٹیچ نہیں کر رہا, بات کچھ اور کر رہے ہیں. سمجھے نہیں ہے بات. میں سمجھ رہی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ ٹرمنالوجی کو یوٹیلائز کرتے ہیں بہت زیادہ. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کرکٹ ڈومینیٹ کرتی ہے. کرکٹ موڈ یس آف کورس بہت اچھی بات ہے, ایٹ لیسٹ کرپشن موڈ میں نہیں ہے, ایٹ لیسٹ کرپشن نہیں بات کرتے, ایٹ لیسٹ آنےسٹ ہیں, ایٹ لیسٹ جھوٹ نہیں بولتے. جوڈیشل کمیشن کا پرومس وزیر اعظم صاحب نے کیا تھا کہ میں جوڈیشل کمیشن بناؤں گا, اور ان 4 حلقوں کی جو بات رولے پہ پڑ گیا ہے اس کے اوپر میں جوڈیشل کمیشن بناؤں گا. آج پیٹرول کی ایک کہتے تھے انقلاب کے بغیر واپس آدمی کو شہید کر دینا ہو تو کون سا پرومس اگر جھوٹ نہیں بولتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ایکسپیکٹیشنز غلط ہیں, اس کا مطلب ہے cannot see beyond the wall. نہیں کھول رہے, اور آپ کے پاس قانون کہتا ہے, آرٹیکل 64 کہتا ہے کہ ریٹن ریزگنیشن اگر اسپیکر کو مل جائیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. پہلے ہمارے کے بعد پورا پڑھ لیا کریں, اس کی انٹرپریٹیشن آپ نہیں کریں گی. اچھا مجھے ایک بات, میں جانب صاحب سے بھی پوچھنا ہے, مجھے بتائیں کے پی کے میں عدم اعتماد کی تحریک دوبارہ لائیں گے, کیونکہ ایک دفعہ تو فضل الرحمان صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے روک دیا تھا, اب دوبارہ کیا ہوگا, کیونکہ جو اس وقت گرما گرمی ہوگی, لیکن اس سے پہلے روبینہ صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے استعفے اگر قبول ہو جاتے ہیں تو کوئی بڑا سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیں کوئی بڑا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا, بائی الیکشن ہو جائیں گے, ضمنی الیکشن ہو جائیں گے, نئے لوگ آ کے بیٹھ جائیں گے. طاہر القادری صاحب تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. طاہر القادری صاحب یہی تو ڈر ہے آپ لوگوں کو, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, یہی ڈر ہے کہ یہ جائیں گے تو ایسا نہ ہو ریل کر دیکھیں. لیکن اگر واقعی یہ تبدیلی اور چینج لانا چاہتے ہیں نا, تو وہ دیکھیں طاہر القادری جیسا شخص بھی سمجھ گیا اس بات پہ کہ تبدیلی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے آئے گی. وہ یہ بات سمجھ کے اٹھ کے یہاں سے چلے گئے کہ جو بھی چینج لانی ہے انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات کے اندر حصہ لیں گے. کیونکہ پہلے تو آئے نا کہ نظام بدل دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, لیکن اتنے دنوں میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ جو تبدیلی آئے گی اور واقعی آئے گی وہ اس پارلیمنٹ کے تھرو آئے گی, اسی لیے وہ اگلے انتخابات کا حصہ ریئلائز کر لیا, لیکن انہوں نے ابھی تک نہیں کیا. لیکن ان کے پاس تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے, تو آلریڈی اس ہاؤس کا حصہ ہے, آئیں وہاں بیٹھیں, جو تبدیلی لانی ہے اندر سے لائیں. لیکن حکومت باہر بیٹھ کے تو کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جو مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں اس کو ایٹ لیسٹ دوبارہ. لیکن حکومت کیا کرے, مذاکرات کریں, دوبارہ آئے مذاکرات. آپ کتنا مذاکرات دے آر ریڈی ٹو ٹاک. ہاں وہ تو نظر ہی آ رہا ہے, جو مذاکرات, لیکن ان کا لیڈر تیار نہیں ہے, باقی پوری پارٹی تیار ہے. مذاکراتی کمیٹی بنتی ہے, جو مذاکراتی ایگزیکٹلی ان کی طرف سے بڑا اسٹرانگلی آیا ہے, ان کو اپنی پارٹی کی انفارمیشن ہے, تھینکس ٹو پی ٹی آئی, کہ ہمارے بعد میاں صاحب ان سے ملنا شروع ہو گئے اپنے وزیروں اور ایم این اے سے, ورنہ ہاتھ نہیں آتے تھے, وہ کسی سے ملتے نہیں تھے. اچھا جہاں تک ابھی آپ گفتگو کر رہی ہیں, مجھے یہ بتائیے پوری دنیا کے اندر, عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی, 22 to 30% ڈکلائن آیا, سمری چلی گئی ہے, پی ٹی آئی 2 مہینے سے چلی گئی ہے.
अभी असम्बली चली गई है 9 रुपए 80 पैसे में, अभी आज कीमत बढ़ेगी, 2 दिन बाद जब कम हो जाएगी फिर कोई बात ये पूछ के लाएंगे, कीमत बढ़ेगी। इश्यूज जब नहीं रह गए ना तो फिर ऐसी बात है। मैं जरा केपीके असेंबली की बात करूँ, तहरीके अब जो आपकी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, अब ये मुझे सिर्फ इतना बताएं, पहले तो आप तहरीके एतमाद नहीं ला रहे थे, अब इस पे मैं सिर्फ 2 जुमलों में आपको बताऊं। देखिए वहाँ पे पीटीआई की जो एमएनएज हैं इनके इस्तीफे अगर वाकई जेन्युइनली इस्तीफे देते हैं तो उनकी पार्टी कई टुकड़ों में बच जाएगी, और वहाँ पे जो इनकी साजिशें इतनी ज्यादा की पीटीआई में कि उन साजिशों के नतीजे में इनका हुकूमत खुद दड़ाम से गिर जाएगी। अच्छा, आप लोग राब्ते में हैं उन लोगों से जो बिल्कुल है, वहाँ पे हम हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये वहाँ पे पॉलिटिकल मार्टियर ना बने और ये फिर ये ना कहें कि हमें चार्जशीट करके निकाला गया है। अभी तो वहाँ पे उनकी आप लोग लाने की कोशिश कर रहे थे, आपको वज़ीर आज़म साहब ने रोक दिया, अब दोबारा आएगा। हम तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पीएमएल नून, इनके पीके असेंबली, हमारी एक राय थी कंसेंसस कि असेंबली को डिसॉल्व होने से बचाने के लिए हमने नो कॉन्फिडेंस मूव की थी। अभी हमने फैसला किया है कि हम गवर्नर के जरिए चार्जशीट करेंगे वज़ीर आला को, और अगर फिर उन्होंने असेंबली तोड़ने की बात की हम फिर नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे, लेकिन इनकी हुकूमत खुद गिरने वाली है क्योंकि अपनी पार्टी जो है टूट फूट का शिकार है और ज़्यादा भी शायद ज़्यादा ना रहे। आप असेंबली पे बोले तो फिर मैं इनसे भी बात। असल में देखिए बेसिकली ये है कि ये खुद भी चाहेंगे अब खैबर पख्तूनख्वा से निकलना। नहीं तो वो इमरान खान साहब ने कहा है ना, मैं ख्याल दिया तो दिया, मैं आपको बताती हूँ एमपीएस भी अब रिजाइन करेंगे। उसका रीजन क्या है ना, आप खाली रेजिग्नेशंस नहीं है, उसके पीछे पूरी एक स्टोरी होती है, पूरा कनेक्शन होता है। स्टोरी ये है कि दे हैव फेल्ड मिजरेबली इन खैबर पख्तूनख्वा। पार 50 बच्चे मर गए भूख से, देखिए 196 लाख में मरे भूख से। इनको बात करने टारगेट किलिंग में 8,500 लोग 5 साल के अंदर सिंध के अंदर मरे। आप कर लें वो डिलीवरी अब्दुल सत्तार ईदी को पिछले 10 साल से हुकूमत है आपके पास। अब्दुल सत्तार ईदी दिन दहाड़े लुट जाते हैं, 8,500 अफराद टारगेट किलिंग में रोज 10 बंदा की बात कंप्लीट कर ले तो फिर आप यस आई मस्ट टॉक। में 10 बच्चे रोज भूख से मर रहे हैं और 150 बच्चे जो है वो 200 बच्चे मार्च में मरे, अभी 50 बच्चे मर चुके भूख से। तो ये डिलीवरी ये हमें बताएंगे भूख गुर्बत कैसे नहीं होती। खैर इस पे साहब कहते हैं एंड देन दे विल टीच अस कि व्हाट इज परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज डिलीवरी। जब सिंध के हारी के बच्चे के पैर में चप्पल तक नहीं है, स्कूल तो दूर की बात है, ये बताएंगे। जो सिंध के अंदर इस वक्त सेहत और तालीम सबसे बुरी है। बात कंप्लीट कर लें। एक सेकंड आपकी बात से बोल रहे सब वैलिड है, तरफ से बोल रहे हैं। नहीं आप जल्दी से बात कर लें। नहीं लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना, जब बात को मैंने जब ये बात करती हैं आई नेवर इंटरप्ट। आप अपनी बात देखिए शोज में बैठने का प्लीज कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना ले, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो प्लीज इस तरह के माहौल में आके बैठ के बात नहीं कर सकते। आप प्लीज पीटीआई की आला अखलाकी कदरों को चैलेंज कर रही है, इतनी ब्लास्फेमी। नहीं देखिए कोई तरीका नहीं है आपका, मतलब इतना हौसला तो होना चाहिए दूसरे की बात सुनने का। क्या चेंज होने जा रहा है? क्या देखिए क्या चेंज हुआ है वहाँ पर, क्या वहाँ पे चेंज हुआ है? मेरा मुझे पता है कि वहाँ इनके एमएनएस क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा। मैं भी खुलकर बोलूंगी जो ये बोल रही है, इनके एमएनएस को अच्छा भला पता है पंजाब में इन्होंने एक जरूर गेन किया होगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनके एमएनएस इसलिए इस्तीफा नहीं देना चाह रहे कि उनको पता है कि वो अगले इलेक्शन से किसी तरीके से वहां से जीत नहीं सकते। जो इन्होंने वहां हशर किया है, जो इनकी वहां हुकूमत है, जो वहां पे इनका तरीकाकार है, दो तो इनके अपने सूबाई वजीरों ने भत्ता दिया हुआ है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। बात कौन सी करती है, अपने वजीर भत्ता दे रहे हैं वहां पर, ये हमें सिखाएंगे और ये बातें करेंगे। देखें अगर एक कहते हैं ना शीशे के घर में बैठ के किसी पर पत्थर नहीं मारते। ये है साहब क्या ये कोई सियासी मंजरनामा केपीके में तब्दील होना देख रहे हैं आगे वाले वक्त में? आपने क्लेम किया था कि हम 3 महीने में से हो रहा है, नहीं हो रहा है। पीटीआई पूरे मुल्क में तो नया पाकिस्तान बन रहा है। 3 महीने का क्लेम कर 3 महीने में क्या है आपके, क्या है आप मुझे बताएं। पोलियो जो है इस वक्त पोलियो बिल्कुल आप और ये मिलके नहीं करेंगे। मिसगवर्नेंस की वजह से जो आपकी कारकर्दगी है उनकी वजह से ये लोग बोलती रहे, पोलियो के कतरे नहीं पिलाए, आप बोलती रहे। हाँ तो आप लोग सुनते नहीं है ना सच। आपको सच बुरा लगता है। 78% के अंदर हाँ जी करें। आप 3 हैं मैं 1 हूँ, आप 3 हैं मैं 1 हूँ।
कह रहे हैं ना आप तीन हैं, एक हैं। मैं कह रहा हूँ ये 3 है और मैं आप अकेला हूँ। 3 हैं, मैं 1 हूँ। ये कैसी बात है? आप स्टेटस को हैं, आप मैं कैसी बात चेंज कर हूँ, दी है? आप स्टेटस को अच्छा, हैं। मेरी बात सुने, क्या ये हकीकत है वजीर आजम साहब ने इनको मना किया था कि वहाँ पे तहरीक अदम एतमाद नहीं लेकर आए, असेंबली तोड़ने की बातें, ये वजीर आला के खिलाफ बातें ऐसी कोई ना करें कि हुकूमत तब्दील हो जाए वहाँ की? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो नई कदरें सियासत में मुतारिफ कराई हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस दिन इलेक्शन हुआ बहुत बड़ी तादाद खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद MPs की भी थी और छोटी पार्टीज मिलकर चाहती थी। फजल रहमान साहब ने भी ऑन रिकॉर्ड है, ये भी बताएं, ऑन करेंगे, वजीर आजम को अप्रोच किया कि हम सब मिलके, और आज़ाद MPs ने भी कांटेक्ट किया कि हम नून में शामिल होते हैं और हम वहां पे एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि चूंकि सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं मिली PTI को, लेकिन ज्यादा सीटें की हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ये हैं, तो ये अनप्रेसिडेंटेड था पाकिस्तान में। तो PTI को हमने पहले भी मौका दिया, अभी फिर भी मौका दे रहे हैं। और आप ये देखें, इनको नहीं लाने दे रहे हैं, आपको ये तो है मैं ना मानू मोड में। अगर खैबर पख्तूनख्वा में जीत गए तो वहां अच्छे इलेक्शन, बाकी सब जगह बुरे इलेक्शन। अपना जलसा बड़ा हो गया तो सही, अगर किसी और पार्टी का बड़ा हो गया तो पटवारी लेकर आए। जो काम खुद किया वो सही, बाकी सब गलत। तो ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इस इलेक्शन, आप देखें दुनिया की मिसालें देखें, मोदी ने अगर एक सूबे में डिलीवर किया है, आज वो प्राइम मिनिस्टर है, इनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वहां पे ये डिलीवर करें और अगले इलेक्शन में आए लोगों के ये यहाँ पे अपने वजीर आला को भी एंगेज करते हैं और सूबे की सलाहियतों को भी एंगेज करते हैं। पिछले 3 महीनों से वजीरों ने काम ही नहीं किया। एक इंतशार फैलाया हुआ है पाकिस्तान को, इकोनॉमी को नुकसान देने की कोशिश, लोगों की नींदें डिस्टर्ब की हुई है और इतनी ज्यादा इन्होंने एक गलत मिसालें सेट की हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। ठीक है रुबीना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। नाज आपका भी बहुत शुक्रिया। बलीग रहमान साहब आपका भी, जान सकते साहब आपका भी। यहाँ पे से बात ये हो रही है कि क्या इन धरनों से और इन एहतजाज से, इन जलसों से क्या आने वाला जो सियासी मंजरनामा है वो कोई तब्दील होगा या नहीं होगा, उसके आसार कम लग रहे हैं। लेकिन KPK में जो कुछ हुआ उसमें थोड़ा सा सूरत हाल अब देखनी होगी कि आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन इस बहरान से हमें निकलना होगा, चीजों को एक तरफ जरूर करना होगा कि इस्तीफे दिए हैं तो कबूल होने हैं या नहीं होने, ये इस तरह से किस तरह से कंटिन्यू होगा और मुज़ाकरात भी दोबारा से शुरू हो जाए ताकि ये चैप्टर भी क्लोज हो। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।